प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे नीट यूजी काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस 2021। ज़्यादातर डिटेल आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट का नाम है getmbbsadmission.com। आपका एग्ज़ाम इस बार जो शेड्यूल था वो 12 सितंबर को हो गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। हम पहले भी एक वीडियो बना के बता चुके हैं आपको कि व्हाट आफ्टर नीट यूजी 2021। सबसे पहले अब आपकी आंसर की आएगी। अगर आपको लगता है कि वो आंसर की को चैलेंज करना है, किसी क्वेश्चन में डाउट है, वो आपको पता भी चल जाएगा तो उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका उम्मीद रहेगी कि 10 से 15 अक्टूबर के बीच में वो रिजल्ट आ जाएगा। ये हम क्यों कह रहे हैं? हम कह रहे हैं पिछले जो कुछ सालों का ट्रेंड रहा है उसके बेसिस पे हम ये कह रहे हैं। जनरली पहले जो एग्जाम होता था वो मई मंथ में होता था, जो फर्स्ट संडे होता था, और जून के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाता है। लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था 13 सितंबर को हुआ था, और जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था वो 16 अक्टूबर को डिक्लेयर हुआ था। हालांकि पिछली बार कुछ सेंटर्स ऐसे थे, कुछ स्टेट ऐसे थे जिसमें कोविड की वजह से एग्ज़ाम रीशेड्यूल किया गया था उनका, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था। तो इस बार उम्मीद यही रहेगी कि 10 से 12 अक्टूबर के बीच में आपका रिजल्ट आ सकता है। उसके बाद आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, काउंसलिंग दो तरीके से होती है। एक होती है आपकी ऑल इंडिया कोटा लेवल पे, दूसरी होती है स्टेट लेवल पे। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑल इंडिया कोटा में कौन लोग जा सकते हैं, या ऑल इंडिया कोटा में कौन कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो स्लाइड है इसमें यही बताया गया है कौन से कॉलेज आएंगे इसमें, और इसकी काउंसलिंग कौन करवाता है। तो हम कॉलेज की बात करें तो जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं इंडिया में, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर अब यूटी है, तो अभी तक उसका फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है कि वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। लेकिन अभी तक जो पहले का ट्रेंड रहा है उसके हिसाब से पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसके अलावा जो आपके बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसकी 100% सीट भी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही आप ले सकते हैं। जितने भी एम्स हैं उसकी लास्ट ईयर तक जो सीट थी 1899, उसके नंबर ऑफ सीट्स है, वो भी कहाँ से आप ले सकते हैं? ऑल इंडिया कोटा से। 2020 से पहले एम्स का एग्जाम अलग होता था, जिपमर का एग्जाम अलग होता था, और जितने बाकी कॉलेज हैं जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ईएसआई और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आते हैं, उनके लिए जो एग्जाम होता था वो नीट होता था। लेकिन अच्छी बात यह है कि 2020 से अब सबका एग्जाम एक है और सबकी काउंसलिंग भी एक जगह ही होती है, तो आपको अलग अलग एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। एक ही काउंसलिंग से एक साथ ही आप एडमिशन ले लेते हैं। पहले कई बार क्या होता था कि एम्स की अलग काउंसलिंग चल रही होती थी, नीट की अलग काउंसलिंग चल रही होती थी, तो कई बार यहाँ से सीटें खाली होती थी, तो उसमें काफ़ी चीज़ें सफल होती थी, शफल ऊपर नीचे होती हैं तो डिस्टर्बेंस काफ़ी होती थी। लेकिन अब सारी चीज़ें स्मूथ हो गई हैं। दूसरा जो जिपमर है उसकी जो सारी सीटें हैं, चाहे वो पुडुचेरी कैंपस की हैं चाहे कराईकल कैंपस की है, उसकी सीटें भी आप लेना चाहें तो ऑल इंडिया कोटा से ही लेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है आपकी, उसकी जो जितनी भी सीटें हैं वो भी यहीं से आप ले सकते हैं। हालांकि वहाँ कुछ इंटरनल सीट्स भी होती है, जिन बच्चों ने वहाँ से एजुकेशन लिया होता है, 11th 12th वहाँ से किया होता है, उनके लिए वहाँ कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं। बीएचयू में ऐसी कोई भी सीट नहीं होती है। इसके अलावा जो आईपी यूनिवर्सिटी है उसके सिर्फ दो कॉलेज ऐसे हैं मेडिकल कॉलेज जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी के लिए आईपीयू अपना अलग से ही काउंसलिंग कराता है, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ उसके अलग से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। इसका 2 या 3 बार रजिस्ट्रेशन पहले ओपन हो चुका है, आज की डेट में रजिस्ट्रेशन बंद हो चुके हैं। अगर ये दोबारा ओपन होता है तो क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को पता नहीं चल पाता है, उनको ये लगता है कि सारे जो काउंसलिंग है वो नीट के रिजल्ट के बाद होती है। लेकिन मैं आपको उनको बता देना चाहता हूँ कि इसका एक बार फॉर्म ऑफिशियली बंद हो चुका है। अगर ये दोबारा निकलेगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ऐसे कुछ और भी स्टेट हैं, जैसे केरला की बात करें, केरला ने भी अपना फॉर्म पहले निकाल दिया था, उन्होंने दोबारा भी रीओपन किया था नीट का एग्जाम होने के बाद, और वो दोबारा भी अब बंद हो चुका है। उसकी डेट थी 18 सितंबर। तो मैंने आपको बताया आईपीयू के सिर्फ दो मेडिकल कॉलेज आएंगे जो ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करेंगे। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरजंग हॉस्पिटल जिसके साथ अटैच है, दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इसके अलावा ईएसआई का जो डेंटल कॉलेज है वो भी आप अगर लेना चाहते हैं तो ऑल इंडिया कोटा से आपको लेना पड़ेगा। इसके अलावा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कॉलेज आते हैं चाहे वो आपका मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है या लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो खुद का कैंपस है, उसके लिए जो आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी वो भी ऑल इंडिया कोटा से करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो जामिया का
डेंटिस्ट्री है, उसमें भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऑल इंडिया कोटा से ही आप काउंसलिंग करेंगे। इसके अलावा और कौन से मेडिकल कॉलेज हैं जो ऑल इंडिया कोटा में आते हैं, उसमें ईएसआई के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उसकी काउंसलिंग भी एमसीसी ही करवाता है। इसके अलावा जिन बच्चों का सपना है आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे में एडमिशन लेने का, तो उनको रजिस्ट्रेशन यहाँ कराना पड़ेगा। इसके बाद जितने बच्चों ने यहाँ इंटरेस्ट शो किया होगा उनकी लिस्ट फॉरवर्ड कर दी जाएगी कंसर्न अथॉरिटी को। वो लोग उनको स्क्रूटनी करेंगे और उनके जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं फिजिकल फिटनेस के फॉर्म में, उसको चेक करने के बाद वो अपना एक इंटरनल असेसमेंट करके अपना एग्जाम कंडक्ट करा के उसकी अलग से मेरिट बनाएंगे। जब उनके एडमिशन हो जाएंगे तो वापस इसी पोर्टल पे वो उसको अपडेट कर देंगे। तो इस स्लाइड में हमने आपको बताने की कोशिश की है कि ऑल इंडिया में कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। तो सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की 15% सीट यहाँ से आती है। तो अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको लगता है कि उसके जो स्टेट के मेडिकल कॉलेज हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है और उनका स्कोर अच्छा है, तो वो बच्चे ऑल इंडिया कोटा से किसी दूसरे स्टेट में, और खासकर ऐसे स्टेट में जहां बाद में उनको एडवांटेज मिले इन द फॉर्म ऑफ पीजी, उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया है कि कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां से अगर आप ऑल इंडिया कोटा से या किसी और तरीके से वहाँ एडमिशन ले लेते हैं तो वहाँ के डोमिसाइल के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं और उसमें आपका पीजी के टाइम कंपटीशन काफ़ी कम हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि वो वीडियो भी आपको हमारी ज़रूर देख लेनी चाहिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। हम बात कर लेते हैं, अगर ऑल इंडिया कोटा में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें फीस कितनी लगती है। मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी आप काउंसलिंग में जाते हैं तो दो तरीके की फीस होती है। एक होता है उनका रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो नॉन रिफंडेबल होता है, दूसरा होता है उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट। ऑल इंडिया की बात करें, अगर आप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, चाहे वो एम्स हैं, जिपमर हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, ईएसआईज हैं, उनके लिए जो फीस रहती है वो अलग रहती है। लेकिन अगर आप एक सिंगल भी डीम्ड यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपके लिए जो फीस है वो अलग हो जाती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो फीस कितनी कितनी रहती है। तो अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेना चाहेंगे तो आपकी जो नॉन रिफंडेबल फीस है वो रहेगी 1000। अगर आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो, अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से आप आते हैं एससी एसटी ओबीसी या पीडब्ल्यू कैंडिडेट हैं तो उस केस में आपकी जो फीस रहेगी वो रहेगी सिर्फ 500 रजिस्ट्रेशन फीस। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो कितना होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो यूआर वाले कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो रहेगा दैट विल बी 10,000 रुपीज, और जो बाकी रिजर्व वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए रहेगा 5,000 रुपीज। ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला अमाउंट है ये जैसे ही काउंसलिंग खत्म होती है उसके 1 से 1.5 महीने के बाद जिस अकाउंट से आपने डिपॉजिट कराया था उसी अकाउंट में ये वापस ट्रांसफर हो जाएगा। ये कहीं भी एडजस्ट नहीं होता है, ये सिर्फ रिफंड होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमें कितनी फीस जमा करानी पड़ेगी। डीम्ड यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए 5,000 होता है आपका रजिस्ट्रेशन फीस और 2 लाख होती है आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट। मैंने आपको पहले भी जो हमने वीडियो बनाई है उसमें बताया कि कई बार हमारी जो कार्ड की लिमिट होती है उसकी लिमिट होती है 2 लाख रुपए, लेकिन यहाँ जो टोटल अमाउंट एक साथ आपको देना पड़ता है वो रहता है 2,05,000 रुपए। तो काइंडली इंश्योर करेंगे कि अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो आपकी जो लिमिट है वो आपकी 2,05,000 होनी चाहिए। बाकी आप नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। और हमने आपको पहले ही बताने की कोशिश की है कि कोशिश करें कि अपना ही डेबिट कार्ड या अपने ही नेट बैंकिंग यूज़ करें ताकि बाद में किसी तरीके की परेशानी आपको ना हो, क्योंकि ये उसी अकाउंट में ही वापस आएगा जिससे आप पेमेंट करेंगे। तो अभी तक हमने जो बात की उसमें हमने डिस्कस किया कि ऑल इंडिया कोटा में कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको कितनी फीस जमा करानी पड़ती है। अब हमें एक जो क्वेश्चन आता है, जो काफ़ी सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और डीम्ड दोनों की काउंसलिंग एक साथ करना चाहता हूं तो मेरे को टोटल कितनी फीस जमा करानी पड़ेगी। तो उस केस में मैक्सिमम जो फीस बनती है वो बनती है 2,05,000 रुपए। तो वो कराने से आप दोनों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि फर्स्ट राउंड में हम सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उसकी काउंसलिंग लें, और फर्स्ट राउंड में अगर हमें अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है तो सेकंड राउंड में हम डीम्ड कॉलेज में चले जाएं। यस, इट इज़ पॉसिबल। आप सेकंड राउंड में जो काउंसलिंग की फीस है वो डिपॉजिट करा के आप डीम्ड के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं।
ऐसे कुछ बच्चों का क्वेश्चन आता है कि जब हमने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस टाइम हमने ये मेंशन नहीं किया था कि हम एनआरआई कोटा से बिलोंग करते हैं, तो ये क्या बाद में चेंज हो सकता है? यस, इसका आंसर भी है यस, यू कैन चेंज इट लेटर ऑन। और अच्छी बात क्या है, जो कैंडिडेट एनआरआई कोटा के हैं उनके लिए दोनों बेनिफिट अवेलेबल होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो क्या रहता है, कब कब इसकी काउंसलिंग होती है। तो अगर हम ये लास्ट ईयर का जो हम काउंसलिंग शेड्यूल था उस पर एक नज़र डालें, और मैं आपको बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर जो रिजल्ट आया था वो आपका आया था 16 अक्टूबर को, तो लगभग 10 दिन के बाद आपकी काउंसलिंग शुरू हो गई थी। तो अगर इस बार हम मान लेते हैं कि अगर हमारा रिजल्ट आता है 10 को, तो हमारी उम्मीद है कि ये जो काउंसलिंग है आपकी 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। लगभग लगभग मान के चलें 8 से 10 दिन के बाद जब आपका रिजल्ट क्लियर होगा उसके 8 से 10 दिन के बाद ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाएगा। इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, एक होता है इसका रजिस्ट्रेशन और पेमेंट प्रोसेस, और दूसरा होता है इसकी चॉइस फिलिंग। हमने ये भी सोचा है कि जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता देंगे कि इस रजिस्ट्रेशन में कौन कौन से फील्ड रहेंगे और उनको कैसे कैसे आपको फिल करना है, ताकि आपको किसी तरीके की परेशानी ना हो। तो पहले आपको वहाँ सिंपल से जाके एक रजिस्ट्रेशन कराना है। और कई बार कैंडिडेट का ये क्वेश्चन भी आता है कि जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, ऑल इंडिया कोटा में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड कराने पड़ते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑल इंडिया कोटा में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट, ना 10th का ना 12th का, वो किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो डॉक्यूमेंट आपको कब रिक्वायर्ड होंगे, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ एग्जांपल से समझ लेते हैं कि लास्ट ईयर जो फर्स्ट राउंड था उसका जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट क्लियर हुआ 5 नवंबर को। अब आपको जो रिपोर्टिंग का टाइम मिला वो लगभग लगभग 5 से लेके और 12 तक आपको टाइम मिला। इस ड्यूरेशन में आपको कॉलेज में जाना है। आपका जो ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर आया उसको आप डाउनलोड करेंगे, जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं। मैं साथ साथ ये भी डिस्कस कर लेता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड रहेंगे, समझ लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे आपको चाहिए जो आपका नीट का एडमिट कार्ड था वो, फिर जो नीट का स्कोर कार्ड है वो, इसके बाद जो आपको चाहिए जो आपका अलॉटमेंट आया है वो, इसके बाद अगर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये बात समझने वाली है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि ओबीसी वाला जो कैटेगरी है उनका जो सर्टिफिकेट है वो एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर का ही हो, करंट सेशन का हो। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट को भी इंश्योर कर लेना चाहिए कि वो जो आपने सर्टिफिकेट बनवाया है वो लेटेस्ट हो, क्योंकि इन दोनों का जो एडवांटेज मिलता है वो आपकी इनकम के बेस के ऊपर मिलता है, और क्योंकि इनकम आपकी चेंज हो सकती है तो ये हमेशा लेटेस्ट ही आपको लेके जाने चाहिए। क्वेश्चन ये भी आता है कि जो हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है क्या उसको भी हमें रिन्यू कराने की ज़रूरत होती है? डोमिसाइल को बार बार रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि डोमिसाइल आपका फिक्स रहता है, इनकम आपकी चेंज हो सकती है, इसलिए उसको रिन्यू कराने की ज़रूरत पड़ती है। और हमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इसके अलावा? आपको 10th की मार्कशीट, 11th की मार्कशीट ओरिजिनल, और इसके अलावा जितने भी हम डॉक्यूमेंट का डिस्कस करेंगे इनके दो दो कम से कम आप सेट बना के ले जाएंगे फोटोकॉपी के लिए। इसके अलावा आपको फीस लेके जानी पड़ेगी, और इसके अलावा आपने जो फोटोग्राफ लगाया था एट द टाइम ऑफ नीट एप्लीकेशन फॉर्म उसकी 6 से 8 कॉपी आपको वहाँ लेके जानी पड़ती है। और जितनी भी फीस आप उस पर्टिकुलर कॉलेज की होगी वो आप लेके जाएंगे और वहाँ कॉलेज में जाके रिपोर्ट कर देंगे। अब मेरे माइंड में क्योंकि क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं तो मैं आपको साथ साथ ये भी बता देता हूँ कि अगर वहाँ जाने के बाद आपके पास दोनों ऑप्शन रहते हैं। आप चाहें तो उस कॉलेज को रिटेन कर सकते हैं अगर आप उस कॉलेज से सेटिस्फाइड हैं तो। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का सपना है एम्स दिल्ली में पढ़ने का, और उसको फर्स्ट राउंड में वो कॉलेज मिल जाता है क्योंकि उसको आगे फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो वो कैंडिडेट क्या करेंगे वो उस कॉलेज को रिटेन कर लेंगे। लेकिन कुछ कैंडिडेट मान लिया जिनको मौलाना आजाद पहले राउंड में मिला और वो चाहते हैं कि सेकंड राउंड में वो चेक करना चाहते हैं कि क्या पता उनको एम्स भी मिल जाए, तो ऐसे बच्चे क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट राउंड में जो सीट उनको मिली है उसमें जाके वो रिपोर्ट कर दें, उनकी कॉलेज की फीस जमा करा दें, और जो कॉलेज वाले अथॉरिटी उनसे पूछेंगी वेदर यू वांट टू रिटेन और वांट टू फर्दर अपग्रेड योर सीट, तो आपको उनको बताना है कि यू वांट टू
पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर अपग्रेडेशन। अच्छी बात क्या है कि सेकेंड राउंड में कोई बेहतर कॉलेज आपको मिला है तो वो सीट आपको अलॉट हो जाएगी और जो पहली सीट है वो किसी और बच्चे को चली जाएगी। लेकिन ये राउंड इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर गलती से आपने कोई उससे हल्का कॉलेज जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में कम प्रायोरिटी रखता है उसको आपने रख दिया और वो अलॉट हो जाता है तो आपकी वो सीट पहले वाली चली जाएगी और किसी भी हालत में उसको आप दोबारा नहीं ले पाएंगे। तो ये काउंसलिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिनको हमेशा ध्यान में रख के काउंसलिंग करनी चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि क्या क्या प्रोसेस होगा, कैसे कैसे प्रोसेस होगा। सबसे पहले आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। जब आप सक्सेसफुल पेमेंट कर देंगे तभी आप चॉइस फिल कर पाएंगे। चॉइस फिलिंग का मैं आपको बता देता हूँ कि चॉइस फिलिंग हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी चाहिए। जो सबसे अच्छे कॉलेज हैं उनको सबसे पहले चूज करना चाहिए। अगर आप देखने चाहते हैं कि कौन कौन से कॉलेज को, गवर्नमेंट कॉलेज को कौन से नंबर पे आपको सेट करना है तो उसके लिए भी हमने डेडिकेटेड वीडियोस बनाए हुए हैं जिसमें हमने इंडिया में जितने भी मेडिकल कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं उनको हमने एक एक कॉलेज को लिया हुआ है, उसकी कट ऑफ भी बताई है। राउंड 1 में क्या था, राउंड 2 में क्या कट ऑफ था, उनकी फीस क्या होती है और उसके लिए बॉन्ड क्या होता है। कभी कभी स्टूडेंट को लगता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो फीस होती है वो मात्र 10, 20, 25, 30, 50 हज़ार या ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.25 लाख तक होती है। लेकिन कुछ मेडिकल कॉलेज ऐसे भी होते हैं जिनकी फीस रहती है 4 लाख रुपए। कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जिसमें बॉन्ड की कंडीशन होती है। तो मेरे ख्याल से आपको काउंसलिंग में जाने से पहले ये सारा होमवर्क कर लेना चाहिए, अच्छे से समझ लेना चाहिए। अगर नॉलेज लेके जाएंगे तो काउंसलिंग करने में आपको आसानी होगी, अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा। अब उसके बाद जब आप चॉइस फिलिंग कर देंगे तो बात आती है लॉकिंग की। लॉकिंग में 2 तरीके से होता है, ऑल इंडिया की लॉकिंग अलग होती है, स्टेट की लॉकिंग अलग होती है। उसमें क्या फ़र्क होता है मैं आपको बता देता हूँ। ऑल इंडिया में जब आप काउंसलिंग करेंगे तो आपको लॉक करना कंपलसरी नहीं है। जो उनका स्पेसिफाइड पीरियड है कि आज ये लास्ट डेट है, इतने बजे तक आप लॉक कर सकते हैं, उससे पहले आप लॉक कर देंगे तो बेहतर है। उसका आप प्रिंट आउट भी निकाल पाएंगे। अगर किसी कारण से आप भूल जाते हैं, कोई नेटवर्क का इशू आ जाता है या आप किसी और कारण से उसको लॉक नहीं कर पाते हैं तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगी और आपको अलॉटमेंट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर नीड स्कोर। लेकिन जब आप स्टेट में काउंसलिंग करते हैं तो हर स्टेट का नॉर्म्स अलग होते हैं। स्टेट में एक दूसरी और डिफरेंशिएशन होता है स्टेट में और ऑल इंडिया कोटा में। ऑल इंडिया कोटा में डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत कब पड़ती है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन। लेकिन स्टेट में जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो काउंसलिंग से पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और वो होता है ऑफलाइन। तो उसमें सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद जितने बच्चे अप्लाई करेंगे उनको एक शेड्यूल दिया जाएगा। उस शेड्यूल पे आपको जाना पड़ेगा, सारे ओरिजिनल और 2 सेट फोटोकॉपी के लेके जाएंगे। किसी किसी स्टेट में जब आप जाते हैं तो उनकी काउंसलिंग फीस का डीडी आपको लेके जाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यूपी की बात करें तो फर्स्ट राउंड से ही वहाँ 2 लाख रुपए की आपको डीडी लेके जानी पड़ती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए। जो बच्चे स्टेट मेडिकल कॉलेज में लेना चाहते हैं उसके लिए बाहर के कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ डोमिसाइल कैंडिडेट ही एलिजिबल होते हैं। प्राइवेट के लिए कोई भी बच्चा कर सकता है, गवर्नमेंट के लिए और सेमी गवर्नमेंट के लिए सिर्फ स्टेट के डोमिसाइल के बच्चे ही एलिजिबल होते हैं। तो वो 2 लाख रुपए की आपको डीडी लेके जानी पड़ेगी। जब आप वो सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तो आपको मेरिट लिस्ट में आपका नाम डाल दिया जाएगा। उसके बाद आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। चॉइस फिलिंग करने के बाद जो भी आपके नंबर हैं उसके हिसाब से आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा। फिर आपने कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है। अब इसमें भी बात ये आती है कि जो आपने 2 लाख रुपए का डीडी दिया है, क्या उसको वो अथॉरिटी फीस में एडजस्ट करेगी या उसको रिफंड करेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ज़्यादातर जो काउंसलिंग अथॉरिटी है वो उस फीस को एडजस्ट नहीं करती है, वो उसको आपको रिफंड करती है। यूपी में तो क्या होगा, जो आप डीडी लेके जाएंगे वही सेम डीडी आपको जब उनके काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो वो आपको रिफंड हो जाता है। अब काउंसलिंग फीस से मेरे को ये याद आया कि अलग अलग स्टेट में काउंसलिंग फीस अलग अलग रहती है। यूपी में सबसे ज़्यादा 2 लाख रुपए, एमपी में 1 लाख रुपए, हरियाणा में 1 लाख रुपए, राजस्थान में 1 लाख रुपए। तो काउंसलिंग करते टाइम आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप कौन कौन से स्टेट में काउंसलिंग करना चाहते हैं। अदरवाइज आपका 6-7 लाख रुपए इसी में ही ब्लॉक हो जाता है और आपको फंड अरेंज करने में प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ कुछ स्टेट तो इतने महान होते हैं, उनका पैसा रिफंड होने में 1 साल से भी ज़्यादा लग जाता है। तो वो चीज़ों को आपको पहले से समझ लेना चाहिए, तभी आपको काउंसलिंग करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर स्टेट में आपने काउंसलिंग करनी है।
स्मार्ट बने, समझदार बने, नॉलेज लें, उसके बाद काउंसलिंग करेंगे तो आपका टाइम भी सेव होगा, एनर्जी भी सेव होगी, अच्छा कॉलेज भी आपको फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको मेरे ख्याल से ध्यान रखना चाहिए। फिर आपका जो सीट है उसका प्रोसेसिंग होगा, फाइनली आपका रिजल्ट आ जाएगा, फिर उसमें आप रिपोर्ट करेंगे। ये तो हुआ जो हमने बात की, ये राउंड 1 की बात की। इसके बाद क्या होता है, स्टेट का राउंड 1 स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही स्टेट का राउंड 1 स्टार्ट होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ कर्नाटका का। क्योंकि कर्नाटका का हमने इसलिए एग्जांपल लिया है कि ज़्यादातर जो बच्चे जिनको अपने स्टेट में अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है, कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिसमें कंपटीशन कुछ ज़्यादा ही रहता है, जैसे दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, केरला की बात करें। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिसमें कंपटीशन गवर्नमेंट सीट के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ऐसे कैंडिडेट फिर चले जाते हैं किसी दूसरे स्टेट में काउंसलिंग के लिए, तो उसमें डेस्टिनेशन जो उनका रहता है ज़्यादातर बच्चों का वो रहता है कर्नाटका। उसका रीज़न क्या है कि एक तो कर्नाटका का जो वेदर है वो काफ़ी अच्छा है, माहौल काफ़ी अच्छा है, कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, कॉलेज काफ़ी अच्छे हैं, पुराने हैं, रेप्यूटेड हैं, और अलग अलग तरीके की वहाँ सीट भी होती है। वहाँ आपकी प्राइवेट सीट होती है जिसकी फीस रहती है 9,95,000 से लेके लगभग 10 लाख तक। ये मैं लास्ट ईयर की फीस बता रहा हूँ। इसके बाद वहाँ मैनेजमेंट की सीट भी होती है और एनआरआई कोटा की सीट भी होती है। तो अगर हम कर्नाटका की काउंसलिंग शेड्यूल की बात करें तो लास्ट टाइम ये थोड़ा सा डिले हो गया था, ये नोटिफिकेशन आया था 7 नवंबर को। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ज़्यादातर जो स्टेट के आपको इस बार जो देखने के मिलेंगे अक्टूबर एंड में वो आ जाएंगे। इसके लिए हमने आपकी इजीनेस के लिए क्या किया हुआ है, अपनी जो वेबसाइट है उस पर आपके लिए पेजेस बनाए हुए हैं। आपने क्या करना है, सिर्फ आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने राजस्थान में एडमिशन लेना है, आपने लिखा राजस्थान एमबीबीएस एडमिशन 2021, तो मोस्ट प्रोबेबली जितने भी स्टेट हैं, ये आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्यार है कि गूगल हमें ज़्यादातर आर्टिकल के केस में हम फर्स्ट पेज में, और फर्स्ट पेज में मैं बोलूँ कि सेकंड या थर्ड नंबर पे ही हम रहते हैं। कुछ आर्टिकल्स में तो हम फर्स्ट नंबर पे ही रहते हैं। जैसे अब राजस्थान का आप देखेंगे, राजस्थान एमबीबीएस एडमिशन काउंसलिंग 2021, तो जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो कंप्लीट डिटेल से मेरा मतलब है कि लास्ट ईयर कौन कौन से कॉलेज में कितनी कट ऑफ रही थी, राउंड 1 में, राउंड 2 में, मॉपअप राउंड में कौन से कॉलेज में कितनी फीस रहती है, और काउंसलिंग का टेंटेटिव शेड्यूल वो हमने लास्ट ईयर के बेसिस पे बनाया। हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो जाए, वो डिपेंड करेगा कि आपका रिजल्ट कब आता है, कितने नंबर ऑफ सीट्स रहती हैं। और उसके एंड में हम क्या करते हैं कि आपका एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन डाल देते हैं। उसमें जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन वहाँ से शॉर्ट आउट हो जाते हैं। इसके लास्ट में आप देखेंगे कि जो आपका रहता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो जो डॉक्यूमेंट्स उसमें रिक्वायर्ड हैं, जो जो उसमें फीस लगती है वो सारी उसमें, और 2019 का भी इसमें कट ऑफ दिया गया है। ये फ्रीक्वेंटली आस्क आपको मिल जाएंगे लास्ट में। इसको पढ़ने से आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके शॉर्ट आउट हो जाएंगे। इसी तरीके से जिन बच्चों का इंटरेस्ट रहता है डीम्ड में जाने का, उनके लिए डीम्ड कट ऑफ लिखेंगे 2021। तो इसमें भी हम जो रैंक करते हैं, फर्स्ट नंबर पे रैंक करते हैं getmbbsadmission.com, डीम्ड कॉलेजेस कट ऑफ 2021। तो मैंने आपको बताया है कि ज़्यादातर आर्टिकल जिस भी स्टेट का आप देखना चाहेंगे तो उस स्टेट में आपने 2021 लिखना है। मान लिया आपने लिखना है वेस्ट बंगाल एडमिशन 2021, जैसे ही 2021 लिखेंगे तो यहाँ जैसे हमारा सेकंड नंबर पे वेस्ट बंगाल एमबीबीएस एडमिशन 2021, तो वहाँ से जाके कंप्लीट आपको डिटेल मिल जाएगी। अब हम वापस चलते हैं अपनी स्लाइड पे, जो हम बात कर रहे थे। तो हम बात कर रहे थे कर्नाटका की। तो कर्नाटका का जो शेड्यूल लास्ट ईयर जो रिलीज हुआ था वो 7 नवंबर को रिलीज हुआ था। उसके बाद वहाँ का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। उसका जो टाइम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उसका टाइम कम मिला था क्योंकि वो काफ़ी लेट शुरू हुआ था। अदरवाइज तो 1 वीक का टाइम मिलता है। उसकी फीस का, रजिस्ट्रेशन फीस का टाइम दिया हुआ है कि 10 नवंबर तक आप कर सकते थे। अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, मैं आपको बताता हूँ कि पहले आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फिर आपने उनको फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी जाना है। इसके अलावा आपकी क्या है, उसके बाद जो प्रोविजनल वेरीफाइड लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद आपको
किसी कारण से आपका कोई डॉक्यूमेंट रह गया था तो वो मेंशन कर देंगे कि ये डॉक्यूमेंट आपका नहीं मिला था, तो आप उसको दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद उनकी फाइनल वेरीफाइड लिस्ट आ जाएगी। और उम्मीद तो ये है कि इस बार वहाँ की फीस नहीं भी बढ़नी चाहिए, लेकिन पिछले कुछ सालों में ट्रेंड ऐसा रहा है कि वहाँ 10 से 15% फीस हर साल बढ़ जाती है। तो देखते हैं कि इस बार क्या होता है। तो हमने आपको बताने की कोशिश की है कि सबसे पहले ऑल इंडिया का राउंड 1 होगा, फिर स्टेट का राउंड 1 होगा। कर्नाटका की अच्छी बात क्या है काउंसलिंग की, जब यहाँ काउंसलिंग को आप अटेंड करते हैं, चॉइस फिल कर लेते हैं, तो ये आपको मॉक रिजल्ट देते हैं। उससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि आपको कौन सा स्कोर पे कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। और आपको लगता है कि आपने गलती से चॉइस में कोई मिस्टेक कर दी थी, तो आपके पास रेक्टिफाई करने का, एडिट करने का, मॉडिफाई करने का कम से कम एक सुअवसर मिल जाता है, जबकि ऑल इंडिया कोटा में ऐसा नहीं होता है। इसके बाद फिर क्या होगा, ये आपका हो गया था आपका स्टेट का। ऐसे ही दूसरे स्टेट का आप देख सकते हैं, आप केरला का देख सकते हैं। इसके बाद होगा आपका ऑल इंडिया का सेकंड राउंड। लास्ट ईयर ये हुआ था 18 नवंबर को। इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये 10 नवंबर को स्टार्ट हो जाना चाहिए। सेम प्रोसेस होगा जो पहले में होगा। पहले आपको रजिस्ट्रेशन होगा। किन बच्चों का होगा, जो पहले पार्ट में जिन्होंने, या फर्स्ट फेज में उन्होंने, या राउंड 1 में जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, अब वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करके। इसके बाद वही प्रोसेस होगा, आपका चॉइस फिलिंग होगी, लॉकिंग होगी, फिर प्रोसेस हो जाएगी, फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा, फिर आपकी रिपोर्टिंग आएगी। अब जैसे इनकी रिपोर्टिंग खत्म हो जाती है और गवर्नमेंट कॉलेज में अगर कोई सीट बच जाती है तो वो रिस्पेक्टिव स्टेट में चली जाएगी। अब एमसीसी का कोई कंट्रोल उस सीट के ऊपर नहीं रहेगा। अब वो सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की। तो स्टेट वाले उन सीटों को ऐड करके अपना सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड राउंड कब स्टार्ट होता है स्टेट का, जब आपका इसका रिपोर्टिंग टाइम खत्म हो जाता है, उसके बाद ही स्टेट के राउंड शुरू होते हैं। अब बात ये आती है कि अब एमसीसी के पास क्या बचता है। एमसीसी के पास जितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट है वो चली गई हैं। बाकी जितनी भी सीट बची है उसके लिए जो मूव अप राउंड कराएगा वो एमसीसी ही कराएगा। उसका भी ऐसे ही शेड्यूल निकलेगा। और उसके बाद भी अगर सीटें बच जाती हैं तो उसके लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है। उसके लिए हमने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, जिसमें हमने डिटेल से बताने की कोशिश की है स्ट्रे वैकेंसी राउंड क्या होता है, इसके पहले कौन कौन से राउंड होते हैं, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कौन बच्चे एलिजिबल होते हैं, क्या हम पुरानी सीट रख के भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जा सकते हैं। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कभी कभी हमने ये भी देखा है कि कम स्कोर पे भी अच्छे कॉलेज बच्चों को मिलते हुए हमने देखे हैं। तो स्ट्रे वैकेंसी की नॉलेज रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसको आप नॉलेज को लेके जाते हैं तो उसकी एडवांटेज आप ले सकते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि कम स्कोर में भी बच्चों को अच्छा कॉलेज मिला। और जितने भी जो कॉलेज होते हैं जिनकी एनआरआई की सीट होती है, अगर वो किसी कारण से बच जाती हैं तो मैनेजमेंट सीट में कन्वर्ट हो जाती हैं। और कभी कभी किसी किसी स्टेट में उन सीट्स के अगेंस्ट बार्गेनिंग भी होती है, तो उसको भी आप चाहें तो उसकी एडवांटेज भी आप ले सकते हैं। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया, सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ऑल इंडिया का राउंड 1 होगा, स्टेट का राउंड 1 होगा, ऑल इंडिया का राउंड 2 होगा, फिर स्टेट का राउंड 2 होगा। अब ऑल इंडिया से जितने भी स्टेट की सीटें थी वो या तो फिनिश हो गई हैं या स्टेट को चली गई हैं। अब ऑल इंडिया का रोल या एमसीसी का रोल उसमें खत्म हो गया है। अब एमसीसी जो काउंसलिंग करेगी वो सिर्फ जो डीम्ड कॉलेज हैं या एम्स हैं या जिपमर हैं या और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए काउंसलिंग करेगी। बाकी स्टेट अपने जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, जितने भी उनके प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनके लिए, और स्टेट की जो 85% सीट है उसके लिए, या सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसके लिए वो काउंसलिंग करते हैं। सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से मेरे को याद आया, कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है कि अगर हमारा स्कोर अच्छा है तो क्या हम दूसरे स्टेट में जाके सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की सीट ले सकते हैं। तो उसका आंसर है नहीं, क्योंकि सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में स्टेट का पैसा लगा होता है। तो स्टेट ये चाहता है कि जो उसने इन्वेस्टमेंट की है अपने कॉलेजों में, तो उसकी एडवांटेज उनका जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको अपग्रेड कराने में लगाएं। अपने जो स्टेट के कैंडिडेट हैं, डोमिसाइल कैंडिडेट हैं, उसको एडवांटेज मिले। डोमिसाइल के रूल भी अलग अलग होते हैं। कुछ कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जहाँ से सिर्फ एजुकेशन लेने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं डोमिसाइल के लिए। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिनमें आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास रेजिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए।
लेकिन कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिसमें रेजिडेंशियल प्रूफ के साथ साथ आपके पास वहाँ की क्वालिफिकेशन एजुकेशन भी होने जरूरी होती है। इसके लिए भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, आप चाहें तो उसकी भी आप फायदा उठा सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। ये हमने हालांकि पहले भी डिस्कस किया हुआ है, इसको थोड़ा सा हम जल्दी डिस्कस किए करेंगे। लास्ट ईयर जो ऑल इंडिया की जो कट ऑफ थी दैट वाज 610। हालांकि 610 के सभी बच्चों को उसमें एडमिशन नहीं मिला था। एम्स में जो लास्ट ईयर कट ऑफ थी वो थी जो नए कॉलेज में 610। इस बार भी हम मान रहे हैं कि हो सकता है कि बाद के राउंड तक भी, स्टे वैकेंसी के राउंड तक भी किसी कॉलेज में आपको इस नंबर पे भी एडमिशन मिल जाए। जिपमर 670 पे आपको मिल सकता है। बीएचयू में आपका स्कोर होना चाहिए 650। एएमयू की बात करें 620 होना चाहिए। इंटरनल कोटा में ये 580 तक भी जा सकता है। आंध्र प्रदेश की बात करें, ये हम अब जो बात करेंगे वो स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए, हम ऑल इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। ऑल इंडिया में तो कम से कम अगर किसी भी स्टेट में आपको जाना है तो आप मान के चलें 585 से 590 का आपका स्कोर होना चाहिए, तभी आप उम्मीद कर सकते हैं। आसाम में 500 पे मिल सकता है, बिहार में 590 पे भी मिल सकता है। बिहार में कंपटीशन ज़्यादा होता है, दिल्ली में कंपटीशन ज़्यादा होता है, हरियाणा में कंपटीशन ज़्यादा होता है, राजस्थान में तो और भी ज़्यादा होता है, केरला में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है, यूपी में भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो छत्तीसगढ़ की बात करें 535 पे भी आपको कॉलेज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चंडीगढ़ में एक ही कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वहाँ कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं है, वो 555 पे भी आपको मिल सकता है। चंडीगढ़ में बच्चे एनआरआई कोटा की भी एडवांटेज ले सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिसमें एनआरआई कोटा होता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज में तो बहुत सारे स्टेट हैं जिसमें एनआरआई का कोटा होता है, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ और डीम्ड कॉलेज जितने भी होते हैं उसमें भी एनआरआई कोटा होता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एनआरआई कोटा की बात कर रहे हैं। उसमें राजस्थान आता है, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़, इसके बाद गोवा, पुडुचेरी, गुजरात, ये ऐसे गुजरात के सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटा होता है। तो अगर आप चाहें तो कम स्कोर में भी एनआरआई कोटा की काउंसलिंग कर सकते हैं। उसका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसका जो प्रोसेस होता है, उनके जो फॉर्मेट्स होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। उनकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल भी अलग निकलता है। उनकी जो काउंसलिंग भी ज़्यादातर स्टेट में पहले ही हो जाती है और कम स्कोर पे भी अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके लिए भी हमने एक अपना डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। गोवा में 490 पे मिल सकता है, गुजरात में 565 पे भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, हरियाणा में 590 पे आप सेफ हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल में 500 का स्कोर सेफ दिखाई देता है। मैं फिर बता देता हूँ कि अगर आप हिमाचल की एडवांटेज लेना चाहते हैं या किसी भी स्टेट का एडवांटेज लेना चाहते हैं तो वहाँ का डोमिसाइल आपको टाइमली बनवा लेना चाहिए। जिस कैटेगरी में आप आते हैं उसका सर्टिफिकेट भी आपको टाइम से बनवा लेना चाहिए ताकि बाद में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। झारखंड 580 पे मिल सकता है, जम्मू एंड कश्मीर 540 पे भी मिलता दिखाई देता है। कर्नाटका में कॉलेज काफ़ी सारे हैं तो हो सकता है कुछ कॉलेजों में 530 पे भी आपको एडमिशन मिले। केरला की बात करें 595 में आपको कॉलेज मिल सकता है। मध्य प्रदेश की बात करें 550 एक सेफ स्कोर हो सकता है। महाराष्ट्र के लिए भी लगभग लगभग सेम स्कोर आपको रिक्वायर्ड रहेगा। महाराष्ट्र में मैं अच्छी बात बता देता हूँ कि वहाँ के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होते हैं उसमें अगर आप EBC कैटेगरी में आते हैं तो आपको आधी फीस ही देनी पड़ती है। जो महाराष्ट्र के डोमिसाइल कैंडिडेट हैं उनको EBC का सर्टिफिकेट अगर वो उसके लिए एलिजिबल हैं बनवा लेना चाहिए, तो उससे उसकी उनकी फीस आधी रह जाती है। उड़ीसा की बात करें तो 570 सेफ स्कोर हो सकता है, पंजाब 560 तक भी मिल सकता है। राजस्थान, दिल्ली के बाद जो सबसे टफ कंपटीशन होता है राजस्थान में, लास्ट ईयर जो उनका कट ऑफ था लगभग 617 था स्टेट में, जबकि ऑल इंडिया में आप देखते हैं कि 610 पे भी कॉलेज मिला, एम्स में भी 610 पे मिला, लेकिन राजस्थान में 617 रहा था। तो राजस्थान के लोगों को काउंसलिंग अच्छे से समझ के करनी चाहिए ताकि उनका चांस या साल मिस ना हो, वेस्ट ना हो। त्रिपुरा में भी एडमिशन मिलता हुआ दिखाई देता है 495। तेलंगाना 525 पे भी आपको एडमिशन मिल सकता है। उत्तराखंड 565 पे भी आपको मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में
590 पे भी आपको एडमिशन मिलता हुआ दिखाई देता है। वेस्ट बंगाल 550 पे भी आपको एडमिशन मिल सकता है। हम आपको बता देते हैं कि ये जितने हमने स्टेट बताए, इसमें कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिनके प्राइवेट कॉलेज में आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। स्टार्टिंग से बात करें, आंध्र प्रदेश में आप ले सकते हैं, फीस रहती है लगभग 12 लाख रुपए। आसाम में कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है। बिहार में कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जिनकी फीस कम होती है, लेकिन इसके लिए आपको समझना चाहिए जहाँ फीस होगी कम वहाँ मेरिट चली जाएगी हाई, मतलब स्कोर आपको ज़्यादा चाहिए। कम से कम 520 530 का स्कोर कम से कम आपको होना चाहिए। आप बिहार जाना चाहते हैं या छत्तीसगढ़ जाना चाहते हैं तो आपका जो स्कोर है कम से कम 535-40 होना चाहिए। केरला का स्कोर भी 535-40 भी हो सकता है। चंडीगढ़ में कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है, गोवा में कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है, गुजरात एक क्लोज स्टेट है, दूसरे स्टेट के बच्चे अलाउ नहीं है। हरियाणा में 50% सीट अवेलेबल है सारे बच्चों के लिए। यहाँ की फीस शुरू होती है 12 लाख, किसी कॉलेज की है 14,25,000, किसी कॉलेज की है 15 लाख एनुअल इंक्रीमेंट के साथ, किसी कॉलेज की फीस है 18 लाख रुपए। हिमाचल में एक ही यूनिवर्सिटी है, उसकी फीस रहती है लास्ट ईयर तक 14,52,000 रुपए। लेकिन यहाँ जो आपकी फीस जाती है वो 5 साल के लिए जाती है। झारखंड में कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है, सिर्फ एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उसके लिए आपको ऑल इंडिया कोटा से सीट लेनी पड़ेगी। जम्मू एक लॉ स्टेट है, यू आर नॉट अलाउड इफ यू आर नॉट हैविंग डोमिसाइल सर्टिफिकेट। कर्नाटका में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं कम स्कोर में भी अगर आपके पास बजट है तो। केरला में सिर्फ 4 कॉलेज हैं जिनकी फीस रहती है 7,65,000 रुपये, उनके लिए स्कोर आपका 535-540 होना चाहिए। एमपी में हालांकि कहने को वो एक ओपन स्टेट है, लेकिन वहाँ जो हाई पेड सीट है वही दूसरे स्टेट के बच्चों को मिलती है। महाराष्ट्र में भी जो महंगी सीट हैं जिनका लगभग रहता है फीस 1.25 करोड़ के लगभग, वही सीट के लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो डीम्ड कॉलेज है, उसमें आपके नंबर के बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। ओडिशा एक क्लोज स्टेट है, पंजाब भी एक क्लोज स्टेट है, सिर्फ सीएमसी लुधियाना और एक वहाँ कॉलेज है सिख माइनॉरिटी का, उसमें अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो उसमें, या सीएमसी लुधियाना में आप क्रिश्चियन माइनॉरिटी से हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ 4 से 5 सीटें रहती हैं ओपन कैटेगरी में सीएमसी लुधियाना में, उसके लिए आप फाइट कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। राजस्थान फर्स्ट राउंड में ओपन नहीं है लेकिन सेकंड राउंड से ओपन है। राजस्थान के कुछ कॉलेज हैं काफ़ी रेपुटेड हैं, उसमें एमजीएम जयपुर का नाम आता है, गीतांजलि उदयपुर का नाम आता है, निम्स राजस्थान जयपुर का नाम आता है। उन कॉलेजों में आप एडवांटेज ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। आपको फ़ायदा क्या होगा अगर वहाँ आप एडमिशन ले लेते हैं तो पीजी में, क्योंकि वहाँ सीटें ज़्यादा हैं तो आपको कंपटीशन कम फेस करना पड़ेगा। यूजी में कंपेरेटिवली आपका कंपटीशन कम होता है, लेकिन पीजी में आपका कंपटीशन बढ़ जाता है। त्रिपुरा में आप चाहें तो 10 लाख तक की फीस में आप एडमिशन ले सकते हैं। तेलंगाना में अगर आपका बजट है और स्कोर रहता है अराउंड 450 तो वहाँ बी कैटेगरी की सीट आप ले सकते हैं। फीस लगभग रहेगी आपकी 11.5-12 लाख रुपए। उत्तराखंड में 2 कॉलेज हैं, हिमालयन जोली ग्रांट जिसको बोलते हैं, जिसकी फीस रहती है 13,22,000 रुपए। दूसरा है श्री गुरु राम राय, उसकी फीस रहती है 18 लाख रुपए, वो भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। यूपी में बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन अच्छे जो मेडिकल कॉलेज हैं उनके लिए आपका स्कोर भी कम से कम 500 से ज़्यादा होना चाहिए। अच्छे कॉलेज कौन से हैं? अच्छे कॉलेज में है श्री राम मूर्ति, आपका मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज, रोहिलखंड। इसके अलावा जो शारदा है उसके लिए भी कट ऑफ आपकी हाई रहती है। इसके अलावा सुभारती की भी कट ऑफ है वो हाई रहती है। फीस वहाँ की मान के चलें कि 10,40,000 से लेके 12,72,71,000 रुपये तक रहती है। इसके अलावा हॉस्टल फीस के नाम से पे 1.5 लाख रुपए वो आपसे चार्ज करेंगे विदाउट एसी का। एसी आप लेना चाहते हैं तो 1,75,000 वो चार्ज करेंगे। इसके अलावा मिसलेनियस चार्जेस के फिक्स हैं वहाँ 80,000। कभी कभी सुनने में आता है कि इस बार हो सकता है कि फीस रिवाइज हो। अभी तक जो फीस है उसके हिसाब से आपका जो बजट रहता है वो जो मैंने आपको बताया ये रहता है। अगर आपका बजट है तो आप यहाँ काउंसलिंग कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनका बजट 50 लाख तक रह सकता है, लेकिन वहाँ कुछ कंडीशन होती है बैंक गारंटी की
या एक साथ पेमेंट देने की, तो उसको आपको ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जहाँ बॉन्ड की कंडीशन होती है, तो उनको भी आपको पहले चेक कर लेना चाहिए ताकि बाद में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपको ना हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया केरला की लास्ट डेट ओवर हो चुकी है, आईपीयू की लास्ट डेट ओवर हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में आप एडमिशन ले सकते हैं, कर्नाटक में ले सकते हैं, राजस्थान और कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ एनआरआई की सीट आप ले सकते हैं। कर्नाटका का हमने टेंटेटिव शेड्यूल, ये टेंटेटिव नहीं है, ये तो लास्ट ईयर का फिक्स शेड्यूल है। इस बार जो काउंसलिंग है मैंने आपको बताया वो अक्टूबर के एंड में ही आपकी शुरू हो जाएगी। लो बजट की बात करें तो लो बजट में आपके पास जो ऑप्शन हो सकते हैं वो आपके हो सकते हैं छत्तीसगढ़, आपके हो सकते हैं केरला, आपके हो सकते हैं बिहार, आपके हो सकते हैं कर्नाटका। फीस की बात करें छत्तीसगढ़ में 6 लाख रुपए रहती है एक कॉलेज की, दूसरे की रहती है 6,45,000 रुपए। इसके अलावा जो वहाँ हॉस्टल की फीस रहती है वो रहती है लगभग 2 लाख रुपए और कुछ मिसलेनियस चार्जेज होते हैं। केरला की बात करें, केरला में फीस लास्ट ईयर बढ़ गई थी। अब जो 4 कॉलेज बचे हैं जिनकी फीस है 7,65,000, इसके अलावा हॉस्टल का खर्चा उसमें अलग होता है। कर्नाटका में जो फीस थी, जिनके लिए कट ऑफ आपकी होनी चाहिए, लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी लगभग लगभग 580 से ज़्यादा थी। इस बार हो सकता है कि कुछ कम स्कोर पे भी वहाँ एडमिशन मिले। उसके लिए फीस जो रहती है वो रहती है 9,94,000 रुपये। इसके अलावा हॉस्टल के चार्जेस 90 लाख से 1,20,000 तक हो सकते हैं। आपको काउंसलिंग फीस जरूर चेक कर लेना चाहिए, सिक्योरिटी जरूर चेक कर लेना चाहिए, बॉन्ड और बैंक गारंटी जरूर चेक कर लेनी चाहिए। अब मेरे को एक क्वेश्चन जो बार बार कुछ पेरेंट्स के हमारे पास भी फ़ोन आते हैं कि सर हमें ऑफ़र मिल रहा है सेंट्रल कोटा से सीट मिलने का, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। हमने पहले भी वीडियो बनाया था जिसमें पेरेंट्स के पास फ़ोन आते हैं, वो आपको बता देते हैं कि आपका एग्ज़ाम हो चुका है, आप हमें इतने पैसे दे दीजिए, हम आपकी वो मार्कशीट चेंज करा देंगे, आपके मार्क्स बढ़वा देंगे, फिर आप एम्स में भी एडमिशन ले सकते हैं, जो भी रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ ठगी करने के तरीके होते हैं, इनसे आपको बचना चाहिए। सेंट्रल कोटा में एडमिशन के लिए नॉर्म्स टोटली डिफरेंट होते हैं। इसी तरीके से आपके पास कुछ ऑफर आ सकते हैं जो बोलेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में सीटें खाली रह जाती हैं, हम उसमें आपका एडमिशन करा देंगे। उसके नाम पे वो 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए आपसे ले सकते हैं। और आपको कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिलेगा कि फर्जी अलॉटमेंट लेटर आपको बना के दे देंगे और वो बोलेंगे कि इस डेट को आपने जाना है और आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर बाद में आपको पता चलेगा कि आप ठगी का शिकार हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका इतना बजट नहीं है, तो आपके पास दूसरे ऑप्शन हो सकते हैं कि किसी और दूसरे अच्छे कंट्री से भी आप एजुकेशन ले सकते हैं। आप चाहें तो बांग्लादेश से ले सकते हैं, आप चाहें तो नेपाल से ले सकते हैं, मॉरिशस से ले सकते हैं, रसिया है, यूक्रेन है, फिलीपाइंस है, जॉर्जिया है। चाहें तो आप यूके में भी जाके एजुकेशन कर सकते हैं। और आप चाहें तो कुछ बच्चों को फीस की कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो बच्चे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान भी चले जाते हैं, या कुछ बच्चे चाइना भी चले जाते हैं, कुछ बच्चे इजिप्ट भी चले जाते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि देखो आज के टाइम में एग्ज़ाम तो नेक्स्ट का एग्ज़ाम तो सब बच्चों ने देना है। तो अगर आपको लगता है कि फैमिली आपको अलाउ कर देगी बाहर जाने के लिए और आप भी सिंसियर हैं, आप वहाँ जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं। बल्कि अल्टीमेटली जो आपका डिसीजन रहेगा वो आपका ही रहेगा। डीम्ड भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। केएमसी की हालांकि फीस बढ़ गई है, पिछली बार होती थी 14,40,000, अब इसकी फीस हो गई है 17,70,000 रुपये। इसका जो टोटल बजट रहेगा दैट विल बी अराउंड 70 लैक्स एक्सक्लूडिंग हॉस्टल। इसके अलावा कुछ और भी अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं जैसे जीएसएस है, केएस हेगड़े है, एसडी कोलार है, बेलागावी है, अमृता मेडिकल कॉलेज है, कलिंगा है, एसयूएम है, श्री रामाचंद्रा और एसआरएम चेन्नई के मेडिकल कॉलेज हैं, जामिया हमदर्द दिल्ली का कॉलेज है। यहाँ की कट ऑफ लास्ट ईयर 584 और 585 रही थी, तो आप चाहें तो इसमें भी ट्राई कर सकते हैं। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में डीवाई पाटिल बहुत अच्छा जाना माना नाम है। इसके अलावा एमजीएम के भी 2 कैंपस हैं, भारतीय विद्यापीठ के भी कैंपस हैं। सिम्बोसिस लास्ट ईयर से शुरू हुआ, फीस कम होने की वजह से, गर्ल्स कॉलेज होने की वजह से यहाँ कट ऑफ थोड़ी ऊपर रहती है, तो इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं।
हमने ज़्यादातर चीज़ें आपको पहले डिस्कस कर ली है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या होंगे, फ्री एग्जिट पहला जो राउंड होता है वो चाहे स्टेट का हो चाहे ऑल इंडिया का, वो फ्री एग्जिट होता है, उसमें किसी तरीके का आपको कोई नुकसान नहीं होता है। मॉपअप राउंड हमने आपको बता दिया, स्टे वैकेंसी राउंड हमने आपको बता दिया, सिंगल गर्ल चाइल्ड का भी क्वेश्चन हमारे पास आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑल इंडिया में तो इसका बेनिफिट नहीं मिलता है। कुछ कुछ स्टेट में इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। कुछ स्टेट ऐसा होते हैं वो सिंगल गर्ल चाइल्ड को नहीं बल्कि पूरी एक फीमेल कैटेगरी को एक एडवांटेज देते हैं। जैसे महाराष्ट्र में कुछ सीट्स रिजर्व रहती हैं गर्ल चाइल्ड के लिए। तो आप अपने स्टेट में देख सकते हैं कि अगर इसका बेनिफिट मिल सकता है तो आप उसका एक सर्टिफिकेट बनवा लीजिए टाइमली, ताकि बाद में किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम दूसरे स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या, तो हमने पहले भी बताया कि उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वो सीटें सिर्फ और सिर्फ डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए ही हो सकती हैं। ये हमने आपको बताने की कोशिश की हम गूगल पे कहाँ अपने आप को प्लेस करते हैं या गूगल हमें कहाँ रैंकिंग देती है। ये कुछ आर्टिकल हैं जिसको आप गूगल में सर्च करेंगे तो हमें आप देखेंगे कि फर्स्ट पेज पे ही हमें पाएंगे। चाहे आप लिखें एमबीबीएस, वो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इन नीट फॉर एमबीबीएस इन गवर्नमेंट कॉलेज, राजस्थान एमबीबीएस एडमिशन, तेलंगाना एमबीबीएस एडमिशन 2021, महाराष्ट्र एमबीबीएस एडमिशन 2021, डीम्ड कट ऑफ 2020, एनआरआई डॉक्यूमेंट्स। एनआरआई का भी हमारे पास काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है, काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो एनआरआई में एडमिशन लेना चाहते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक आसान सा तरीका बता दिया है। जिस भी स्टेट का आप देखना चाहते हैं उस स्टेट का नाम लिखिए, एमबीबीएस एडमिशन 2021 लिखिए। मोस्ट प्रोबेबली पहले दूसरे या तीसरे नंबर पे हमारी एडमिशन वेबसाइट आ जाएगी। हमारी वेबसाइट का नाम हमने पहले ही बताया है, getmbbsadmission.com। तो आप चाहें तो वहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी कोरा पे भी प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है। लगभग हमारे जो व्यूज होने वाले हैं, कंटेंट व्यू, वो 10 लाख होने वाले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्यार है। हम समझते हैं कि इसी तरीके का प्यार आपका हमें मिलता रहेगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ अंत करते हैं। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।